हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम निएंडरथाल मैन को स्टडी करेंगे जो कि हमारे यूनिट 1.6 का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। निएंडरथाल के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो दे आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ जीनस होमो हु लिव्ड इन यूरोप बिटवीन 2,50,000 years ago to 40,000 years ago. They are closely related to humans, differing in DNA by just 0.12%. जो जो निएंडरथाल्स थे वो फर्स्ट जो होमोजीनस था उसका इनको एक स्पीशीज़ माना जाता है। 40,000 साल पहले तक इनकी एग्जिस्टेंस थी यूरोपियन साइड में। और ये कहा जाता है कि निएंडरथाल्स एक अलग उसमें थे, बाद में होमोसेपियंस का इवोल्यूशन अलग से हुआ। अब अगर इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज़ की बात करें तो मॉडर्न मैन से कुछ ही कम थी, थोड़ी बहुत ही वैल्यूज़ कम थी। और कुछ कुछ इनके फीचर्स जो थे अभी भी होमो इरेक्टस से रिजेंबल करते थे, जैसे कि आईब्रो रिजेस अभी भी थोड़ी हैवी थी, क्रेनियम जो था वो थोड़ा लो था। तो कुछ कुछ फीचर्स अभी भी होमो इरेक्टस से हमें मैच करते हुए दिखेंगे। इनिशियली इनको होमो निएंडरथालेंसिस नाम दिया गया और लेटर इनको होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस नाम दिया गया एज अ सब स्पीशीज ऑफ होमो सेपियंस। डिस्कवरी कैसे हुई थी इनकी? 1856 में हुई थी फ्रॉम निएंडर वैली नियर डसलडॉर्फ इन जर्मनी से इनकी डिस्कवरी हुई। टाइम पीरियड की बात करें तो ये लास्ट इंटरग्लेशियल जो पीरियड था रिसवर्म वाला टू वर्म पीरियड, ठीक है। और जियोलॉजिकल टाइम की बात करें तो मिडिल टू अपर प्लिस्टोसीन पीरियड चल रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हमें मेनली यूरोप में, नियर ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। यूरोपियन जो साइट्स हैं जिब्राल्टार, ली मूस्टियर फ्रॉम फ्रांस, ला चेपल ऑफ सेंट फ्रॉम फ्रांस, ये सारे मेजर साइट्स हैं। नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया की बात करें तो पैलेस्टीन में गैलीली साइट है एक, माउंट कार्मल केव्स हैं इज़राइल में, शानीदार इराक में, और रशिया में भी कुछ इनके साइट्स पाए गए। टूल कल्चर की बात करें तो ये वो समय था जब मोस्टेरियन कल्चर चल रहा था। यहाँ पे मोस्टेरियन कल्चर में हमें देखने को क्या मिलता है? पहले हमारा चॉपर, चॉपिंग टूल, ये सारी चीज़ें चलती थी। उसके बाद में हमारा हैंड एक्सिस पीरियड आया, तो इसमें इनिशियल स्टेजेस में हमें हैंड एक्सिस देखने को मिलते हैं और लेटर स्टेजेस आते आते हमें कुछ कुछ फ्लेक्स देखने को भी मिल जाते हैं। अगर सोसाइटी और कल्चर के डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा स्टेज था जहाँ पीपल अटैच्ड वैल्यूज़ टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड शोड बिलीव इन सुपर नेचुरल। तो जो सुपर नेचुरल बींग्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा विश्वास लोगों के अंदर आने लगा था। सोसाइटी के प्रति एक वैल्यूज़ अटैच कर दी थी लोगों ने, थोड़ा कल्चर अच्छे से डेवलप हो गया था। अब देखिए इस फिगर में आपको होमो निएंडरथालेंसिस का ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कुछ थे वो। स्कल की बात करें अगर, इवोल्यूशन स्कल का कैसे हुआ, तो पीछे से हमने देखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कुछ इस तरीके से था 2 to 3 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस का कुछ ऐसा हुआ, फिर निएंडरथाल्स का कुछ इस तरीके से हुआ हमारा ये, और फिर फाइनली हमारा होमो सेपियंस का इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो क्या चेंजेस हैं थोड़ा बहुत हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये ब्रो रिजेस जो ऑक्सीपिटल रीजन है उसका थोड़ा साइज़ ये एंगुलर है, अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे पूरा राउंडेड है। और फिर हमारे जॉ में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, हल्का सा प्रोट्रूडिंग है अभी भी यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल है। इस तरीके से हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे ये निएंडरथाल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, ये इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड है, बट फिर भी देख लेते हैं हम। लॉन्ग फ्लैट यहाँ पर ये ब्रेन केस है, ऑक्सीपिटल बम है ये। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक एंगल पर आकर ये गिर रहा है। थर्ड मोलर जो है उसके पीछे जो है हमें लार्ज गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मिड फेस जो है वो थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग है, नेज़ल कैविटी लार्ज है, सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस ये जो है ये प्रेजेंट है, फोरहेड अभी भी रिसीडिंग है, ऑर्बिट सर्कुलर है। उसके बाद चिन इनकी काफ़ी लिटिल है या फिर है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। तो ये सारे फीचर्स हैं इनके स्कल के। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें निएंडरथाल्स और मॉडर्न होमोसेपियंस का, सबसे पहले ये देखिए स्कल का रीजन है, लार्ज ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है, यहाँ पे सब स्फेरिकल वोल्ट है, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग कर्व्ड पेराइटल्स हैं इस तरीके से। अगर सामने के चेहरे की बात करें, इन्फ्लेटेड चीक्स हैं यहाँ पे फ्लैट या हॉलो चीक्स हैं, साइनस काफ़ी लार्ज हैं, यहाँ पे साइनस स्मॉल है ये वाला एरिया।
स्कल की बात करें तो यहाँ लॉन्ग स्कल है, यहाँ पे राउंडेड है। रेट्रोमोलर गैप है जो हमने देखा थर्ड मोलर के पीछे, ये इस जगह पे हमें गैप देखने को मिल रहा है, जबकि ह्यूमन टीथ बिल्कुल कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रो रिजेस हैं, यहाँ पे वीकर हैं ब्रो रिजेस। चिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोमिनेंट देखने को मिल रही है, यहाँ पे या तो थोड़ी बहुत है या नहीं है। टीथ की बात करें अगर, यहाँ पे हमें लार्ज टीथ देखने को मिलते हैं, यहाँ कंपैरेटिवली हमें स्मॉल टीथ देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे निएंडरथाल्स में भी हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स और क्लासिकल निएंडरथाल्स। प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स को माउंट कार्मल से हमें मिला था जो जगह है, तो इसलिए बोलते हैं। और क्लासिकल निएंडरथाल्स हमें ला चैपल ऑफ सेंट्स, फ्रांस में एक जगह है, वहाँ से हमें इनके सैम्पल्स मतलब इनके जो रिमेन्स थे वो हमें मिले थे। प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स हमने नाम इसलिए दिया है प्रोग्रेसिव क्योंकि ये मॉडर्न सेपियंस से ज़्यादा रिजेंबल करते थे, जबकि क्लासिकल निएंडरथाल्स हमारे होमो इरेक्टस से ज़्यादा रिजेंबल करते थे। तो अब इनको कंपेयर करते हुए हम इनके फीचर्स देख लेंगे। सबसे पहले प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स की बात करें तो दे हैड मोर मॉडर्न सेपियंस लाइक फीचर्स लाइक नो मजल एंड नो ऑक्सीपिटल टॉरस, तो ये इनका फीचर था। क्लासिकल निएंडरथाल्स में हैड मोर इरेक्टस लाइक फीचर्स सच एज हैवी आईब्रो रिजेस एंड थिक क्रेनियल बोन्स एक्सेट्रा। डिस्कवरी देखिए इनकी कहाँ हुई थी। प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स की 1931-32 में माउंट कार्मल जगह है पैलेस्टीन में। यहाँ पे हमें स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट फीमेल कंसिस्टिंग ऑफ मैंडिबल विद टीथ एंड अदर बोन्स, तो यहाँ पे मैंडिबल हमें मिला था टीथ के साथ, और साथ ही कुछ अलग बोन्स भी मिली थी। क्लासिकल निएंडरथाल्स 1908 में डिस्कवरी हुई थी इनकी इन अ केव इन कॉरेंस, फ्रांस। क्रेनियल एंड पोस्ट क्रेनियल मटीरियल अलॉन्ग विद टूल्स एज फ्लिंट, स्क्रेपर पॉइंट्स, फॉसिल्स ऑफ राइनोज, रेनडियर, बाइसन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मिली थी। यहाँ पे हमें सिर्फ टीथ और मैंडिबल का पोर्शन मिला था, यहाँ पर हमें पोस्ट क्रेनियल मटीरियल्स भी मिले थे, तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। टाइम पीरियड की बात करें तो 2.5 लाख ईयर्स अगो से लेके 50,000 ईयर्स अगो तक का टाइम पीरियड हमें यहाँ देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव में। क्लासिकल में हमें 75,000 से लेके 40,000 तक। प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स में सपोज टू हैव गिवन राइज टू क्लासिकल निएंडरथाल्स, ये माना जाता है कि प्रोग्रेसिव निएंडरथाल्स ही आगे चल के हमें क्लासिकल निएंडरथाल्स बनते हुए, मतलब क्लासिकल निएंडरथाल्स को इन्होंने बनाया है, मतलब आगे चल के इनका इवोल्यूशन हुआ है। और क्लासिकल निएंडरथाल्स में ये माना जाता है कि ये प्रोग्रेसिव निएंडरथाल से इवॉल्व होकर आए हैं और कोल्डर क्लाइमेट्स में रहने के लिए इन्होंने फर्दर अडेप्टेशन कर ली है। क्रेनियल फीचर्स के अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेसिव में 1400 सीसी तक दिखाई देता है क्रेनियल कैपेसिटी, जबकि यहाँ पर 1600 तक। स्कल इनका लॉन्गर देन द ला चैपल एंड वॉज लेस ब्रॉड गिविंग अ हायर सिपेलिक इंडेक्स, तो ला चैपल से कंपेयर करें तो लॉन्गर है और लेस ब्रॉडर है। जबकि यहाँ पर क्या है, स्कल 208 मिलीमीटर इन लेंथ है, 155 मिलीमीटर इन ब्रेथ है। स्कल वॉज लार्ज स्पेशली लोअर एंड एंड बिहाइंड, यहाँ पे कंपैरेटिवली जो स्कल का साइज़ है वो बड़ा है। यहाँ पे अगर प्रोग्रेसिव में बात करें तो स्कल वॉज कंपैरेटिवली हाई वोल्टेड है, जबकि यहाँ क्लासिकल में लो वोल्टेड है, इसीलिए ज़्यादा हमें फ्लैटन शेप हमें देखने को मिलता है क्लासिकल निएंडरथाल्स में। फोरहेड की बात करें तो प्रोग्रेसिव में हमें लेस रिसीडिंग देखने को मिलेगा, और एक ऑक्सीपिटल रीजन है जो पीछे का साइज़ है वो हमें लेस स्लाइटली प्रोजेक्टिंग हमें दिखेगा। जबकि क्लासिकल की बात करें तो यहाँ फोरहेड रिसीडिंग है और ऑक्सीपिटल रीजन काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूडिंग है। उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस दो स्लाइटली प्रेजेंट डिड नॉट मेक अ कंटिन्यूस राउंडेड रिज। ठीक है, तो जो सुप्रा ऑर्बिटल जो आँखों के ऊपर जो बोन्स हैं वो हमें प्रोमिनेंट देखने को मिलती है, स्लाइटली प्रेजेंट होती है, लेकिन एक कंटिन्यूस इस तरीके से रिज हमें देखने को नहीं मिलती है। जबकि क्लासिकल में सुप्रा ऑर्बिटल रिज वॉज हैवी, राउंडेड एंड कंटिन्यूस टॉरस एज प्रेजेंट इन एप्स एंड इरेक्टस, तो एप्स और इरेक्टस की जगह ही जैसे ही हमें ये कंटिन्यूस जैसी देखने को मिलती है ये ऑर्बिट्स कंपैरेटिवली मोर राउंडेड। जबकि यहाँ पे क्लासिकल में क्या है, ऑर्बिट्स हैड ग्रेटर ट्रांसवर्स डायमीटर देन वर्टिकल डायमीटर। मैक्सिला डिड नॉट प्रोजेक्ट इन मजल लाइक फैशन, यहाँ पे मैक्सिला प्रोजेक्टेड इन अ मजल लाइक फैशन। मैक्सिला क्या है, जो अपर जॉ का पोर्शन होता है उसको मैक्सिला कहते हैं, तो यहाँ पे मजल लाइक जैसे बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग नहीं रहता, जबकि क्लासिकल में हमें देखने को मिलता है।
प्रोग्रेसिव में नोज वॉज लेस ब्रॉड विद नॉस्ट्रिल्स लेस वाइडली सेपरेटेड। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स हमारी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है और वाइडली सेपरेटेड भी नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें क्लासिकल में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलेगी और वाइड नेज़ल अपर्चर भी देखने को मिलेगा। लोअर जॉ की बात करें यानी कि मैंडिबल की, तो प्रोग्रेसिव में दो स्लाइटली लार्जर देन मॉडर्न मैन हैड डिस्टिंक्ट चिन, तो थोड़ी हमें चिन देखने को भी मिलती है, जबकि क्लासिकल में लोअर जॉ वॉज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग विथ हैवी मच रिड्यूस्ड चिन। फिर स्कल की बात करें तो स्कल वॉज लेस रफ सजेस्टिंग लेसर डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट सरफेसेस। अटैचमेंट सरफेसेस धीरे धीरे कम हो गई थी। अटैचमेंट सरफेसेस हमारी एप्स में ज़्यादा थी क्योंकि उनको मैस्टिकेटरी अपरेटस है, तो उसको चलाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को अटैच करने की ज़रूरत पड़ रही थी स्कल पे, इसीलिए ज़्यादा अटैचमेंट सरफेसेस थी। क्लासिकल की बात करें तो होल सरफेस ऑफ स्कल वॉज रफ इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ मस्क्यूलर इंप्रेशन। तो यहाँ पे हमें ये एविडेंस देखने को मिलता है कि स्कल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशंस हैं, यानी कि अभी भी काफ़ी सारी मसल्स यहाँ पर आकर अटैच हो रही थी। प्रोस्क्रेनियल एलिमेंट्स की बात करें तो हमने देखा प्रोग्रेसिव निएंडरटाल्स के हमें सिर्फ मैंडिबल का पोर्शन मिला था, जबकि क्लासिकल निएंडरटाल्स के हमें प्रोस्क्रेनियल एलिमेंट्स भी देखने को मिले थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल जो निएंडरटाल्स हैं उनके पोस्क्रेनियल एलिमेंट्स के हम फीचर्स देखेंगे। तो द क्लासिकल निएंडरटाल्स वर स्लाइटली शॉर्टर देन प्रोग्रेसिव टाइप बट वर हैवियर विथ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलेचर एंड शॉर्ट एंड वाइड फैलेंजेस। तो शॉर्टर होते हैं क्लासिकल निएंडरटाल्स, लेकिन हैवियर होते हैं और वेल डेवलप्ड मस्क्यूलेचर होता है इनका। वर्टिब्रल कॉलम वॉज शॉर्ट एंड स्टाउट एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव निएंडरटाल्स। छोटे हैं इसलिए वर्टिब्रल कॉलम भी शॉर्ट और स्टाउट होगा प्रोग्रेसिव निएंडरटाल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे ह्यूमरस जो है, हाथ की जो बोन है, वॉज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ लार्ज हेड लाइक दोज इन मॉडर्न मैन। रेडियस हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग कर्वेचर. Fingers were comparatively shorter. Femur was a strong with a large head. They were shorter, averaging 5.1 to 5.5 inches, women being shorter than men. Limbs were shorter but stouter. They had upright, erect posture. Pubic bone is wider than present in modern man. Long gestational period, probably 11 to 12 months because of lack of social structure to keep newborns alive. तो मॉडर्न मैन से अगर कंपेयर करें तो इनका जेस्टेशनल पीरियड काफ़ी लॉन्ग है, 11 से 12 मंथ तक जा सकता है, क्योंकि इनका सोशल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अगर उनका बर्थ हो जाता है तो वो सर्वाइव कर पाए, इसीलिए इनका जेस्टेशनल पीरियड लॉन्ग था। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर थी काफ़ी, सिर्फ 40 ईयर्स तक ये ज़िंदा रहते थे एवरेज। फिर अगर इनके हम सोशो कल्चरल बिहेवियर की बात करें, कल्चर के फॉर्मेशन की बात करें, देखते हैं। टूल मेकिंग की बात करें तो बहुत डाइवर्स टूल बनने लगे थे। अर्लियर पार्ट में, जैसे कि हमने पहले भी देखा, मोस्टीरियन टूल कल्चर चल रहा था। अर्लियर पार्ट में हमें हैंड एक्सेस देखने को मिले, लेटर पार्ट में हमें फ्लेक टूल्स देखने को मिले, जैसे कि पॉइंट, स्क्रेपर्स, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें। कुछ कुछ बोन टूल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। फिर बात करें इनकी शेल्टर की, तो इनकी शेल्टर रॉक शेल्टर्स होते थे। ये केव्स के माउथ यानी कि केव की जो एंट्रेंस होती थी उसके पास ही रहते थे बैड वेदर के टाइम में, और हो सकता है कि हट्स और विंड ब्रेक्स भी बनाते रहे हों, लेकिन उसकी एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो डाउटफुल है, क्योंकि इनकी जो फेरिंग्स है उनका पुअर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोवल्स जो होते हैं वो साउंड निकालने में इनको दिक्कत रही होगी। क्लोथिंग की बात करें तो हमें इनके जो शेल्टर्स हैं इनके आसपास हमें बोन नीडल्स देखने को मिलती हैं, जो कि हमें ये इंडिकेट करती हैं कि शायद कुछ टेलरिंग एक्टिविटी चलती रही होगी, और हो सकता है कि ये क्लोथ्स को बनाने में यूज़ की जाती हूँ। फिर हमें इनके जो इनकी साइट्स हैं वहाँ पे हमें रिचुअलिस्टिक ब्यूरियल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें कई एनिमल्स के बोन भी मिले हैं साथ में। तो ये माना जाता है कि हो सकता है कोई रिचुअल ब्यूरियल यहाँ पे किया जाता हो, जैसे कि माउंट कार्मल और शानीदार केव्स में। फिर यहाँ पे हमें कैनिबलिज्म के भी एविडेंस मिलते हैं। बेल्जियम में एक केव है जहाँ से एविडेंस हमें मिल रहे हैं। सोसाइटी और रिलीजन की बात करें तो ग्रुप एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नोमैडिक सोसाइटी विथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड पेव्ड द वे फॉर लीडरशिप एंड पॉलिटिकल सिस्टम। सम सॉर्ट ऑफ रिलीजन मस्ट हैव अपीयर्ड। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ जैसे कि हंटिंग वगैरह चल रही थी, उसकी वजह से थोड़ी एक नोमैडिक सोसाइटी टाइप की फॉर्म हो गई थी,
और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म हो गए थे। अब ऐसी सिचुएशन में किसी न किसी को लीडरशिप पोजीशन भी ऑक्यूपाई करनी होगी एक हंटिंग एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, और कुछ पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है। फिर रिलीजन भी सम सॉर्ट ऑफ डेवलप हो गया होगा अगर रिचुअलिस्टिक हमें ब्यूरियल्स यहाँ से मिल रहे हैं तो, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। फिर 8वां लास्ट है बियर कल्ट का। ठीक है, हो सकता है कि हम बियर यानी कि जो भालू होता था उसको, उसकी कुछ प्रथा रही होगी, उसको कल्चर में यूज़ करते थे, क्योंकि बियर की हमें लार्ज स्केल हंटिंग के एविडेंसेस मिलते हैं और उसके स्कल का हमें किसी रिचुअलिस्टिक एक्ट में यूज़ होने के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। फिर आज का लेक्चर यही था निएंडरथाल्स का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर लेक्चर के PDF मिल सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।